एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फायरेट क्लासेस में। तो आप सभी को पता है जैसा कि जो मध्यकालीन भारत है उसका इतिहास कवर हो रहा है, जिसमें से हम सभी ने अभी तक दिल्ली सल्तनत का जो समय काल था 1206 से 1526 के बीच में जितने भी रियासतों ने, ये कह सकते जितने भी राजवंशों ने शासन किया उनको कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम सभी ने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को डिटेल से कवर कर लिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, आज का जो वीडियो है वह रहेगा सैयद वंश और साथ में लोधी वंश के साथ। ठीक है, और लास्ट में इन दोनों वंशों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम बाद में डिटेल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो आज बात करेंगे सैयद और लोधी वंश की। तो सबसे पहले हम सैयद वंश को कवर करेंगे। तो जो सैयद वंश था उसका समयकाल चलता है 1414 से 1451 तक। ठीक है, जिसमें से कुछ जो शासक थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो सैयद वंश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे खिजर खां को, जिसका समयकाल था 1414 से 1421। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश की गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह, जिसका समयकाल चलता है 1421 से 1434। ठीक है, फिर उसका भाई होता है फरीद खान, जो कि शासन नहीं करता, लेकिन जो फरीद खान का बेटा होता है मोहम्मद शाह, वो मुबारक शाह के बाद अगला उत्तराधिकारी होता है सैयद वंश का। ठीक है, जिसका समयकाल चलता है 1434 से 1443 के बीच। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद आता है आलम शाह, जिसका समयकाल होता है 1443 से 1451। ठीक है, तो इस तरीके से जो चार शासक थे जो सैयद वंश में जिन्होंने शासन किया उनके बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम खिजर खां के बारे में, तो जिसका समयकाल था 1414 से 1421। ठीक है, यह सैयद वंश का संस्थापक था और खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिजर खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना था। खिजर खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था और खिजर खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था और इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और ना ही अपने नाम का सिक्का जारी किया। ठीक है, आगे है इसने रैयत आला नामक उपाधि धारण करी थी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है खिजर खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। और लास्ट में 20 मई 1421 को खिजर खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे खिजर खां से रिलेटेड। आगे पढ़ेंगे मुबारक शाह के बारे में, जिसका समयकाल था 1421 से 1434। खिजर खां ने तो सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, परंतु उसके पुत्र ने सुल्तान की उपाधि ली थी। ठीक है, तो जो खिजर खां था उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, लेकिन जो उसका पुत्र हुआ उसने सुल्तान की उपाधि ली थी और साथ ही साथ उसने शाही नामक उपाधि भी ली थी। इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम था अहमद सरहिंदी, और उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक का नाम था तारीख मुबारक शाही। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है इसने मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्र में हुए विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया था। इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, तो इसकी हत्या उसके ही वजीर द्वारा करवा दी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह के बारे में, जिसका समयकाल था 1434 से 1443। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बना। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। आगे था अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका समयकाल था 1443 से 1451। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह का वजीर था और जिसका नाम था हमीद खान था। उसके हमीद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोधी को सौंप दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बहलोल लोधी था उसी की साजिश के चलते उसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? अलाउद्दीन आलम शाह की। ठीक है, इस तरीके से जब बहलोल लोधी को सारा राजपाट सौंप दिया जाता है तो वह लोधी वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैयद वंश था वह खत्म हो जाता है और दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। ओके, अब बारी है लोधी वंश के बारे में पढ़ने की। तो इसका समयकाल होता है 1451 से 1526। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 पर्सन है उनके बारे में जानेंगे।
पहला तो बहलोल लोदी के बारे में जानेंगे, जिसका समयकाल था 1451 से 1489। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है सिकंदर लोदी, ठीक है, जिसका समयकाल था 1489 से 1517। उसके बाद है इब्राहिम लोदी और उसका समयकाल था 1517 से 1526 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं बहलोल लोदी के बारे में। तो यह लोदी वंश का संस्थापक था और यह दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया। यह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि यह कालीन पर बैठता था और इसके चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे। और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की जो टंका के मूल्य का 1/3 थी। यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही। आगे है इंपॉर्टेंट, बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था। किसने? बहलोल लोदी ने। आगे है सिकंदर लोदी, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका समयकाल होता है 1489 से 1517। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बनता है और लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक सिकंदर लोदी था। इसके पिता बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे और यह तीसरा पुत्र था और इसका नाम निजाम खां था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन बाद में सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बनता। सिकंदर लोदी के कुछ कार्य जो इंपॉर्टेंट थे आपको जानने के लिए जरूरी है। पहला पॉइंट था, या कह सकते पहला कार्य था, 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और बाद में आगरा को ही इसने अपनी राजधानी बनाई थी। इंपॉर्टेंट है। आगे है, इसने कृषि विकास के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक नाप का प्रचलन किया, जिसका उपयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था। ठीक है, जो ये गज ए सिकंदरी था, ये लगभग इसका पैमाना 30 इंच का होता था। ठीक है, जिसको 39 अंगुल का मानते थे। ठीक है, आगे है, सिकंदर लोदी एक लेखक भी था और वह फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था, लेकिन वह अपने नाम से कविताएं नहीं लिखता था। उसने कविताएं लिखने के लिए गुलरुखी नामक एक उपनाम रखा हुआ था। वह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्मों को एक नज़र से देखता था और जिस भी धर्म में उसे कोई कार्य अच्छा नहीं लगता था तो वह उस कार्य पर प्रतिबंध लगवा देता था। आगे है, अब बारी है इब्राहिम लोदी के बारे में। तो इसका समयकाल होता है 1517 से 1526। यह दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1518 में खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी का सामना राणा सांगा से हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने मिलकर बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण भेजा और बाबर ने भारत में 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। आगे है, बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। तो ठीक है, भारत में सबसे पहले तोपों का कह सकते हैं प्रयोग किसने किया था? वह था बाबर। इसके 2 प्रमुख तोपची थे, जिसका नाम था अली और मुस्तफ़ा। इसने युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया और इसी पद्धति और तोपों के प्रयोग से छोटी सेना होने के बाद भी इसने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ साथ पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बना जो युद्ध में मारा गया था। आगे इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण खात्मा हो जाता है और इसके साथ भारत में मुगल शासकों का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बारी है जो पूरा कह सकते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन था, वहाँ पर जो सुल्तान के उसके पदाधिकारी के बारे में जानने के। तो जो इम्पोर्टेंट पदाधिकारी थे वो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है, तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सुल्तान के पदाधिकारी में सबसे पहला पद होता था नायब ए मुमालिकात। ठीक है, तो सुल्तान के बाद यह राज्य का प्रमुख पदाधिकारी था। इस पद का सृजन बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था और जब उसने एतिगन को नियुक्त किया। इसके कार्य सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों को संपन्न करना था। दूसरा पद होता था दीवान आरिज, सैन्य विभाग से रिलेटेड था। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। आगे इंपोर्टेंट पद है दीवान ए रसालत। इसका प्रमुख अधिकारी रसालत ए मुमालिक होता था जो विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। आगे सुल्तान का पदाधिकारी में नेक्स्ट है अमीर ए हाजिब। इसे अमीर बारबक भी कहा जाता था और यह दरबारी मामलों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। फिर है दीवान वकूफ। जलालुद्दीन खिलजी ने खर्चे के ब्यौरे को तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है दीवान अमीर कोही।
मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की और इसका मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल एवं भूमि को खेती के योग्य बनाना होता था। नेक्स्ट है दीवान खैरात। यह दान विभाग था और इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक ने की थी। ओके, अब पूरा जितना भी दिल्ली सल्तनत था उसमें जितने भी कर लगाए गए जितने भी शासकों द्वारा, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला था खराज, या जिसको कहते थे खिराज भी। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था और यह सामान्यतः उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 भाग वसूल किया। उसके बाद कर जो था वह था उस्र। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो 1/5 से 1/10 के बीच में लिया जाता था। अगला कर था खुम्स। सैन्य अभियानों के समय लूटे गए धन में राज्य का हिस्सा था। शरीयत के अनुसार 1/5 राज्य का तथा 4/5 सैनिकों का होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एवं मोहम्मद तुगलक ने 4/5 स्वयं लिया तथा सैनिकों को 1/5 दिया। उसके बाद था जजिया। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कह सकते हैं व्यक्ति कर था और इसे मुंडकर भी कहा जाता था। स्त्री, बच्चे, वृद्ध, अपंग, ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त होते थे। जो जजिया देता था उसे जिम्मी कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं से जजिया वसूल किया था। नेक्स्ट है जकात। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। यह धनी मुसलमानों की आय का 21/2% होता था। उसके बाद है हर्ब ए सर्ब। यह सिंचाई कर था जो उपज का 1/10 होता था। उसके बाद है चरी जो चारागाह कर था। नेक्स्ट है घर। यह गृह कर था। इन दोनों करों को अलाउद्दीन खिलजी ने वसूल किए थे। नेक्स्ट है तरकात। यह लावारिस संपत्ति की जब्ती से होने वाली आय थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कर थे जो पूरी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर लिए गए। अब बारी है कि जितने भी इमारतें दिल्ली सल्तनत में इस समयकाल में बनाएंगी उनके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, यह दिल्ली में है और इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों की सामग्री से किया गया था और यह दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत है। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। यह अजमेर में है और इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह कह सकते हैं निर्माण किया था। यह एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। यह दिल्ली में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और प्रथम मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया था। ठीक है, और पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ओके, इसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। मूल रूप में 4 मंजिला लाल पत्थर की है। फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने से 4थी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। तब फिरोज तुगलक ने संगमरमर से 4थी एवं 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है सिरी का किला। यह दिल्ली में है। इसका निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और मंगोलों से दिल्ली की रक्षा हेतु इसकी मजबूत किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा। यह दिल्ली में है। इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने और सल्तनत काल की पहली इमारत जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है जमायत खाना मस्जिद। यह दिल्ली में है और अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिजर खान ने इसको बनवाया था। सल्तनत काल की पहली इमारत है जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है। नेक्स्ट है छप्पन कोट। यह दिल्ली में है। इसको बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। यह गयासुद्दीन तुगलक का कह सकते हैं एक तरीके से महल था जो सुनहरी ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो दिल्ली में है। इसको बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने और यह मकबरा झील के मध्य निर्मित किया गया था। फिर है सिकंदर लोदी का मकबरा। यह दिल्ली में है और इसको बनवाया था सिकंदर लोदी ने और भारत का पहला मकबरा है जिसमें कह सकते हैं एक तरीके से दोहरे गुम्बद का निर्माण किया गया। ओके, अब बारी है नेक्स्ट पर चलने की। नेक्स्ट है मोट की मस्जिद। यह दिल्ली में है और सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ बुआ ने बनवाया और सामने की दीवार 5 मेहराब द्वार हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर है। ठीक है, तो चलो हाँ, यहाँ पर पूरा थ्योरी खत्म हो गया है। अब बारी है टेस्ट की, तो देखते हैं आइए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले हम सैयद वंश को कवर करेंगे, उसके बाद लोदी वंश को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष शासन किया था? ऑप्शन है 14 वर्ष, 25 वर्ष, 36 वर्ष या 42 वर्ष। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर है 36 यानी 36 वर्ष। नेक्स्ट है खिजर खां की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन है
1411, 1421, 1427 या 1442? तो आंसर है आपका 1421। नेक्स्ट है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन आलम शाह, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या फिरोज शाह। तो आपका आंसर यहाँ पर अलाउद्दीन आलम शाह। ओके। नेक्स्ट है, यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ऑप्शन है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए सैयद, फरंग ए सिकंदरी या लज ए सिकंदरी। ओके, तो राइट आंसर है तारीख ए मुबारक शाही। नेक्स्ट है, सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किस नए वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है लोधी वंश, गुलाम या ममलूक वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर लोधी वंश। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या आलम शाह। तो राइट आंसर है खिजर खां। नेक्स्ट है, खिजर खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा, उसके पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है आलम शाह, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह या मुबारक शाह। तो राइट आंसर यहाँ पर मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान के स्थान पर खिजर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है मलिक की, सिप सालकार की या रैयत आला की या सुलेमान की। तो राइट आंसर यहाँ पर रैयत आला की। नेक्स्ट है, खिजर खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन है मुल्तान, लाहौर, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मुल्तान। नेक्स्ट है, यहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में आश्रय पाते थे? तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, फिरोज शाह या अलाउद्दीन आलम शाह। तो राइट आंसर है यहाँ पर मुबारक शाह। ओके, अब बारी है लोधी वंश के कुछ क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? ऑप्शन है सिकंदर लोधी, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर राइट आंसर है सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, बादलगढ़ का किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, मोहम्मद शाह, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन आलम शाह। राइट आंसर यहाँ पर सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोधी की क्या नीति थी? ऑप्शन है प्रताड़ना देने की, संतुष्ट करने की, सम्मान देने की या बा और सा दोनों। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर है बा और सा दोनों, मतलब संतुष्ट करने की और सम्मान देने की। नेक्स्ट है, लोधी वंश के शासकों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? ऑप्शन है 50 वर्ष, 65 वर्ष, 75 वर्ष या 85 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर है 75 वर्ष। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन है 1526, 1528, 1524 या 1514। तो यहाँ पर राइट आंसर है 1526। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1526, 1529, 1506 या 1512। तो राइट आंसर यहाँ पर 1526। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने 1506 में निम्न में से किस नगर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया? ऑप्शन है पटना, आगरा, ग्वालियर या जौनपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका आगरा। नेक्स्ट है, गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? ऑप्शन है सिकंदर लोधी ने, बहलोल लोधी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या आलम शाह ने। तो राइट आंसर है यहाँ पर सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है, 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है सिकंदर लोधी ने, आलम शाह ने, इब्राहिम लोधी ने या गयासुद्दीन तुगलक ने। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ऑप्शन है निज़ाम खां, आलम शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां। तो राइट आंसर है यहाँ पर निज़ाम खां। नेक्स्ट है, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोधी, निज़ाम खां, आलम शाह या जूना खां। तो राइट आंसर है यहाँ पर बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, यहाँ पर किसने आगरा की स्थापना की? तो ऑप्शन है सिकंदर लोधी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां। तो राइट आंसर है यहाँ पर सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या आलम खां। तो राइट आंसर यहाँ पर सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा ने, ये कह सकते हैं मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन है बयाना का युद्ध, खतौली का युद्ध, मालवा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है बा, खतौली का युद्ध। ठीक है, जिसे बूंदी के नाम से भी जाना जाता है, जो 1518 में लड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है बहलोल लोधी,
सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या आलम खां। तो राइट आंसर यहाँ पर बहलोल लोदी। ओके, तो इस तरीके से सैयद और लोदी वंश के दोनों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके बच्चों।